मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम। मित्रों, एक बार बार सुनने में आता है कोशिका विभाजन क्या है। ये मतलब जो जिसको सेल्स डिवाइडेशन बोलते हैं, जो कोशिकाओं का जो विभाजन है वो क्या है। और इस कोशिका विभाजन का सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूं कि मतलब कैंसर की जो थ्योरी है, कैंसर के ठीक होने की भी और ठीक नहीं होने की भी जो थ्योरी है वो इस कोशिका विभाजन से जुड़ी हुई। तो अब सबसे पहले तो समझ लेते हैं कोशिका। तो कोशिका का मतलब सेल। आपकी बॉडी में वो ब्लड सेल हो सकती है, वो मस्कुलर सेल हो सकती है, वो आपके बॉडी में जितनी भी प्रकार के अलग अलग जो अंग है उन सभी अंगों में जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं मिलके पूरे संपूर्ण शरीर की संरचना करती हैं। इस संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने डीएनए, एक टेक्नोलॉजी जो है डीएनए, यानी कि उस कोशिका का जो डीएनए है, यानी कि उसकी जो प्रक्रिया जो है उसकी बढ़ने की, उसके विभाजन की या उसकी उम्र की, सब चीजें उसके डीएनए में फिक्स होती कि भाई ये कोशिका इतने दिन तक अपना जीवन बिताएगी। अब वो आई कहां से, अब इसके थोड़ा पीछे चलते हैं। वो आई, एक कोशिका का जब विभाजन होता है तो उससे दो कोशिकाएं बनती, फिर वापस एक से दो, फिर एक से दो, फिर एक से दो। इस तरीके से सामान्य जो कोशिकाओं का जो विभाजन है वो मनुष्यों के अंदर एक से दो के अनुपात में होता रहता है। एक पर्टिकुलर कोशिका की पर्टिकुलर उम्र होती है, ये उसका डीएनए निर्धारित करता है, वो तय करता है कि भाई इसकी उम्र कितनी है। वो डीएनए में पहले से, मतलब जैसे आपका जो मेमोरी कार्ड की जो चिप होती है उसमें पहले से तय है कि इसमें 1 नंबर पे कौन सा गाना है, 15वें नंबर पे कौन सा गाना है और अंत में कौन सा गाना है। ठीक है, यही चीज आपकी उस डीएनए में, उसकी चिप में ये होती है कि इस कोशिका का जो विभाजन होगा उससे ये कोशिका इतने दिन तक जिएगी। ये तो हो गया सामान्य कोशिका का विभाजन। अब कैंसर कोशिका का क्या होता है, और जब किसी कोशिका में कैंसर हो जाता है तो वो सबसे पहला जो अटैक है, वो जो कैंसर हुआ है वो अटैक होता है उसके डीएनए का जो सेंटर है उस पर, और उसकी वो नेचर चेंज करता है। नेचर पहली चेंज तो ये करता है कि वो जो विभाजन 1 से 2 हो रहा था वो विभाजन 1 से 3, 3 से 9, 9 से 81, 81 से, मतलब इस तरीके से, मतलब वो मल्टीप्लाई होता है, जो वो एक बहुत घातक, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इतना तेजी से मतलब उनका विभाजन होने लग जाता है। और इसीलिए कैंसर का जो विस्तार है अन्य शरीर में, सामान्य गांठ या घाव अगर किसी के शरीर में होता है तो वो बहुत धीरे 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 बढ़ता है, और अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस रोग प्रतिरोधक क्षमता के चलते वो उसको मतलब वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके विस्तार को रोक देती है, और वो एक पर्टिकुलर समय पे उस कोशिका की जो उम्र है उसके हिसाब से वो मर जाती है, या उसमें जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये सामान्य में होता है, परंतु कैंसर वाली कोशिका में ऐसा आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका ठीक ठीक होते हुए भी, मतलब पूर्ण रूपेण, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता 100% सही है तो अमूमन आपका ओज वगैरह सही है तो फिर कैंसर होता ही नहीं है। फिर भी अगर ऐसे कारण से अगर आपको कैंसर हो गया है तो उस स्थिति में आपके बॉडी में जो कोशिकाएं हैं वो मरना भूल जाती है, वो मरना भूल जाती है। ये मरना भूली हुई कोशिकाएं, ये 1 से 2 की बजाय 1 से 3 और 3 से 9 और 9 से 81 की गणना में विस्तारित होने वाली, मल्टीप्लाई होने वाली ये जो कोशिकाएं हैं ये आपको अंत तो गतवा मतलब दुखी करती है, और वही कैंसर कहलाता है। तो ये जो कोशिका विभाजन या कोशिका का जो गुण है वो मैंने आपको बहुत सरल भाषा में इस वीडियो में समझाया है। अब इसमें जो तब्दीलियां ला सकते हैं आप, वो डॉक्टर हंज और डॉक्टर एलिसन की जो थ्योरी है, जो नोबेल प्राइज उनको 2018 में जो मिला है, वो अगर आप इन कोशिकाओं को मतलब PD1 और CTLA4 के जो दो प्रोटीन है
उससे अगर आप उपवास करवा दे या वो नहीं खाने दे, या उसकी डाइट में, उस डाइट प्लान में ये दो चीजें आप माइनस कर ले, PD1 और CTLA4, तो उन कोशिकाओं का विस्तार भी रुक जाता है, यानी कि वो कोशिकाएं भी वापस मरना सीख लेती है उस उपवास के चलते। और जो शरीर की अन्य कोशिकाएं हैं वो भी उन कैंसर जनित कोशिकाओं को खाना शुरू कर देती है, उनको मारना शुरू कर देती है, उन पे हमला शुरू कर देती है, और वो जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो भी हारने लग जाती है और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और जो दूसरी सामान्य कोशिकाएं हैं वो अपना विस्तार 1 से 2 के रेशियो में करती रहती है। तो ये बहुत सामान्य तरीके से मैंने आपको कोशिका विस्तार जो है वो बताया। अपन कैंसर के लिए इकट्ठे हुए हैं या कैंसर पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और आप लोगों के जीवन में यह पहला अवसर है कि कोई आदमी कैंसर पर बात कर रहा है। आप एलोपैथी के बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए होंगे, उस डॉक्टर ने केवल जांच करवा के अपना कमीशन लेके और आपकी जांच रिपोर्ट के आधार पे दवाई लिख के या तो कीमो या रेडिएशन या सर्जरी केवल ये सलाह करके, मतलब एडवाइस करके, और आपको अपने चैम्बर से बाहर निकाल। मेरा उद्देश्य यह कि अगर आप कैंसर को समझ गए तो आपने आधी लड़ाई जीत ली। तो अगर आपको एक बार मैं कैंसर का सामान बता दूं और आपको यह कह दूं कि कैंसर से ज्यादा कमजोर बीमारी इस दुनिया में और कोई नहीं है, तो आपको संतुष्टि होगी या तकलीफ होगी? परंतु एक्चुअली आपको जानकारी के अभाव में आज दिन तक कैंसर के मामले में आपको डराया गया है। आपके मन में एक भय बैठा हुआ है, और बाप रे कैंसर मतलब मौत। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं। नंबर 1 इसका जो सबूत है। अच्छा, आप बिना सबूत के विश्वास कर लोगे क्या मेरे कहने पे? नहीं करोगे, और करना भी मत जिंदगी में कभी किसी व्यक्ति पे बिना एविडेंस के, बिना सबूत के, बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, बिना तथ्य के, बिना कभी विश्वास मत करो। आपको अगर कोरोना के टाइम पे कितने लोगों को, लाखों लोगों को कोरोना हुआ ना, ब्लड रिपोर्ट में क्या आता था कि सर इसमें वायरस है, तो ही कोरोना था ना। जिसका वायरस नहीं आया उसको कोरोना नहीं हुआ ना। हेपेटाइटिस बी सालों से हो रहा है लिवर में, अपन खून का सैंपल देंगे, जांच करवाएंगे, डॉक्टर कहेगा सर इसमें वायरस है, हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है। टीबी हो रही है हजारों सालों से लोगों को, टीबी की अपन जांच करवाते हैं, खून का नमूना देते हैं, कफ का नमूना देते हैं, डॉक्टर कहता था इसमें बैक्टीरिया है, टीबी के बैक्टीरिया है, टीबी डिक्लेयर्ड है। HIV जो एड्स जिसको बोलते हैं, एड्स की जांच करवाएंगे, खून का नमूना देंगे, डॉक्टर क्या कहेगा, साहब इसमें HIV का वायरस पाया गया। आपको खुजली हो रही है, दाद हो रहा है, आपने सैंपल दिया, तो लोग कहेंगे सर, डॉक्टर कहेगा साहब इसमें फंगस है, फंगस है इसलिए दाद है, खाज है, खुजली है, स्केबीज है या सोराइसिस है, क्योंकि फंगस है इसलिए। ओके, उल्टी दस्त हो रहा भयंकर तरीके से, डॉक्टर आपका सैंपल लेगा, वो कहेगा सर इसमें अमीबा है या निमेटोड्स है, एक कोशिकीय जीव है और इन्फेक्शन है इसके शरीर में, इन्फेक्शन की वजह से इसको उल्टी दस्त है। यानी कि दुनिया में एक भी बीमारी ऐसी नहीं है, अंडाणु होगा या विषाणु होगा या कीटाणु होगा या निमेटोड होगा या एफिड होगा या जेसिड होगा या थ्रिप्स होगा। अगर मैं सिंपल तरीके से कहूं कि बिना वायरस के, बिना बैक्टीरिया के, बिना फंगस के, बिना निमेटोड्स के कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कैंसर का कोई भी जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु नहीं है। यह दुनिया का सबसे पहला सबूत है कि कैंसर इतनी कमजोर बीमारी है कि जो अगर आप एक बार खत्म करना शुरू कर देते हैं तो खत्म होती जाती है। कैंसर आप ही लोगों ने पैदा किया, जिसको कैंसर हुआ उसे केवल 7.5% लोगों को छोड़ के 7.5% लोगों को जेनेटिक कैंसर होता है, वंशानुगत, खानदानी जिसको अपन कहते हैं, म्यूटेशन बाय म्यूटेशन बाय म्यूटेशन बाय म्यूटेशन। ठीक है, तो 7.5% कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं होता। आपको अभी जैसे मान लो कैंसर नहीं है, आपकी सेल्स का नमूना लेके बाकायदा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और कैंसर ऑल वर्ल्ड कैंसर रिमूव सोसाइटी ऑफ फ्रांस
ये ऐसी संस्थाएं हैं दुनिया में जो आपका एक सैंपल लेके बता सकते हैं कि आपको कितने टाइम बाद मतलब आपकी बॉडी के अंदर अभी एट ए टाइम कैंसर सेल तो नहीं है। आप हर साल एक अपना ब्लड सैंपल देके पता लगा सकते हैं कि आप कैंसर से प्रभावित होने वाले हैं या नहीं है। निकट भविष्य में आपको क्या कैंसर होने वाला है, क्या आपकी WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब चीजें पहले से इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में जो इनका जो रेशियो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। कैंसर का कोई भी जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु नहीं। एक दूसरा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, हाथ खड़ा करके बताएं, जिनको अपनी मौत की तारीख मालूम है? क्यों, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं, मैं सच्चे कह रहा हूं। फिर क्यों फट रही है आप लोगों की? मतलब क्या है ये? मर जाऊंगा, कैंसर हो गया इसलिए। कैंसर हो गया इसलिए नहीं मरोगे, मैं आपको ईमानदारी से कह सकता हूं। आप कीमो करवाओगे तो जरूर मर जाओगे, आप रेडिएशन करवाओगे तो जरूर मर जाओगे, और सर्जरी करवाओगे तो डेफिनेटली मर जाओगे। क्योंकि एक साल बाद इस जबड़े से उस जबड़े में आ जाएगा, इस ब्रेस्ट से उस ब्रेस्ट में आ जाएगा, और नहीं होगा तो रेक्टम तक चला जाएगा, स्पाइन कोड तक चला जाएगा। कैंसर से आदमी नहीं मरता, ये राजीव भाई दीक्षित बहुत क्लियरली वेरीफाई करके गए। और उसके अलावा उसके बाद में तो 3 डॉक्टर दुनिया में ऐसे हो गए, 3 साइंटिस्ट। एक डॉक्टर डगलस है जिन्होंने ये इसके डॉक्टर होन्जो और एलिसन की टीम में काम किया था। एक डॉक्टर कैली है जो ऑस्ट्रेलिया में, वो प्रूव कर चुकी है इस बात को। और डॉक्टर थॉमस है केरल वाले, वो प्रूव कर चुके हैं। और ये वैद्य हंसराज चौधरी इस चीज को प्रूव कर चुका है कि कीमो, रेडिएशन और सर्जरी कैंसर का इलाज नहीं है। ये मैं श्योरली आपको तो मैं लिख के दे सकता हूं। और अगर कोई दुनिया का कोई डॉक्टर साबित कर दे कि कीमो से, रेडिएशन से और सर्जरी से इलाज करवाने के बाद में 6 साल तक 3% से ज्यादा अगर पेशेंट बचे हुए हो, तो मैं मैरिटल प्रॉपर्टी उसके नाम पर 3% से ज्यादा, मतलब 2.8% सर्वाइवल रेट है। सर्वाइवल रेट कहते हैं कैंसर होने के बाद आपने इलाज करवाया और उन्होंने कहा आपका कैंसर ठीक हो गया, आज की तारीख में आपकी बॉडी में कैंसर नहीं है, और आप 6 साल निकाल लो बिना उस बीमारी के रिलैप्स होने के। 2.8% रिजल्ट, WHO खुद कहता है कि 2.8 रिजल्ट, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो कहता है कि 2.8% ही कैंसर की सक्सेस रेट है, सर्वाइवल रेट है। और आयुर्वेद की कितनी है? 50% से ऊपर। होम्योपैथी की ज्यादा है। और इसका पीछे एक रहस्य खुला कर रहा हूं मैं आप लोगों से, आप लोग जबरदस्ती डरे हुए। 90% पेशेंट में, 90% पेशेंट में जो कैंसर होता है वो नॉन एग्रेसिव होता है। 2 तरह के कैंसर होते हैं, एक एग्रेसिव और एक नॉन एग्रेसिव। एक थानेदार जी ऐसे होते हैं जो आते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ए भैया लड़ाई मत कर। और एक थानेदार जी ऐसे होते हैं जो थाने में घुसते ही बाद में करते हैं, लट पहले मारते। तो ये लट पहले मारने वाला जो कैंसर है ये केवल 10%। और पानी पिला के प्रेम से बात करने वाला जो थानेदार है वो 90%। यानी कि आपका जो कैंसर है 90% लोगों में नॉन एग्रेसिव होता है। जो ट्यूमर जो होता है, कैंसर बिना ट्यूमर का नहीं हो सकता, मतलब कैंसर ट्यूमर तो होगा ही होगा, तो वो नॉन एग्रेसिव होती है 90% लोगों में। तो अब अपना कितनी पंचाई क्या रही अपनी? 10% की तो पंचाई रही भाई, 90% तो नॉन एग्रेसिव है। अच्छा, 27% पेशेंट बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो जाते हैं। मेरा शुभ नाम कांता दादी है। कहाँ से हो आप? ब्यावर से। तो आपको क्या बीमारी हुई? मेरे को गिठान हो गई थी इधर, मेरे को पता नहीं चला भैया। मेरे को तो यार ऐसे लगा कि मेरे क्या हो रहा है क्या। तो मेरी छोटी बहू ने बताया कि ऐसे मेरे भी होता है, हो जाता है दर्द। फिर वो 4-5 दिन बाहर से आई थी, फिर मेरे को छोटी सी गिठान लगी थी। फिर वहाँ दिखाई थी मैंने डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा कि जाँच कराओ। जाँच करी तो क्या बोलते उसमें आगे मेरे को बचाया नहीं। फिर मेरे बेटे ने मेरे को जयपुर ले गए, फिर जयपुर थोड़ा हल्का फुल्का आ गया था, फिर मेरा ऑपरेशन कर दिया। पता पड़ा कि ऑपरेशन के बाद मेरा आइले में नवग्रह मंदिर में वो मतलब आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, तो फिर यहाँ से आयुर्वेदिक दवाई ली मैंने। दवाई थी मेरी 2 बार पत्ते की, 2 बार गौमूत्र, 2 बार वो काढ़ा चर्म से निकालने का, और 2 बार सेहत में चाट। फिर अभी मैंने थोड़े टाइम से भी 1 बार कर दी, उन दवाइयों को आधी कर दी। तो आपको बोला तो आपने कहा मात्रा बढ़ा लो, तो मात्रा बढ़ा ली थी मैंने। और अभी मेरे 7-8 दिन से मैंने बंद कर दिया दवाई। अभी अगली बार, पिछली बार ऐसे जब उन्होंने कहा 2 महीने के बाद
सब खाना फुल करना, नींद आ रही है, भूख लग रही है, कभी कभी थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है तो पता नहीं, हाँ जी। बाकी तो एकदम ठीक हूँ। कम से कम ये 1 साल हो रहा थी, तो पूरा उनका कैंसर जो खत्म हो गया। इसमें आपको दवाई हमेशा नियमित तरीके से लेनी चाहिए, और सबसे पहले जो मैं बोलूँगा तो आपको विश्वास रहना चाहिए, विश्वास रखना पड़ेगा कि आपको कैंसर ठीक ही करना है। एक बात और बता कि जैसे कीमो करवा रहे थे तो फिर क्यों छोड़ दिया कीमो? मतलब आदमी को जब एक जगह अच्छी सुविधा होती है तो फिर दूसरी जगह क्यों जाएगा भाई? इसके पीछे क्या मतलब कीमो से क्या उनके शरीर में कोई नुकसान हो रहा था क्या? हाँ, शरीर से पूरा जो कीमो करवाए थे उनके बाल झड़ना, उनकी पूरी वजन जो है पूरा वजन कम हो गया था उनका, और जो पूरे से काले काले धब्बे गिर गए थे शरीर के ऊपर, और चेहरा पूरा था, उसके ऊपर तेजी नहीं था, इसलिए हमने कीमो बंद कर दी। और ये जो दवाई चलो है उनका वजन भी ठीक है, उनकी हालत भी अच्छी है, खाना भी व्यवस्थित जा रहा है। खाना व्यवस्थित खाना मतलब वो तो क्या रिपोर्ट देगी, वो तो नॉर्मल। अब एक चीज और बताओ, बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं, ईमानदारी से कहना, मतलब यहाँ का इलाज बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है? नहीं, वो हिसाब से ये उतना महंगा, उतना मतलब क्या महंगा नहीं है। अच्छा नहीं लोग अपन हॉस्पिटल में जाते उससे कई गुना, एक महीने में हमने कम से कम 20-25 हजार डाल दिए थे कीमो के वजह से। तो ये महीने में हम सिर्फ 3,000 में हमारी दवाई 3 महीने की आ रही। आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, और वो खुशखबरी ये है कि जितने कैंसर पेशेंट है, मतलब जितने प्रकार का कैंसर है, उनके लिए एक बहुत ही रामबाण औषधि का एक नए फॉर्मूले का मतलब हमें ये मिला है फॉर्मूला। और ये कई वर्षों से आयुर्वेद के जो पुराने जो वैद्य थे वो इस सूत्र को डिकोड नहीं करते थे। मतलब जो कुछ वैद्य थे जो इसको कई वर्षों से इस्तेमाल करते आए, परंतु इन पिछले दिनों में चरक संहिता और वाघभट संहिता और इनका अध्ययन करने से मतलब कई दिनों से हम भी इस पे रिसर्च कर रहे थे, सोच रहे थे, और अब हमने करीब मतलब 250 पेशेंटों के आसपास हमने इस प्रयोग को जब उन पे किया, और जब बिल्कुल 250 में से 240 पेशेंटों पे इसके पॉजिटिव रिजल्ट मतलब आए, तब जाके हम मतलब आज इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। और इस फॉर्मूले के कंफर्मेशन के लिए जो ईसा फाउंडेशन है, यानी कि जो जग्गी गुरु है, वो पिछले कई सालों से बताते आ रहे हैं, पिछले कम से कम 10 साल से वो इस बात को बता रहे हैं कि भाई जो कैंसर पेशेंट है, या जो सामान्य अस्थमा के पेशेंट भी हैं, या जो लीवर के पेशेंट है, उनमें भी मतलब ये जो औषधि है वो बड़ा अद्भुत मतलब कार्य करती है, और उसके बहुत सुखद परिणाम इसमें आते हैं। अब मैं रहस्य समाप्त कर रहा हूँ। औषधि ये पहली, इस औषधि के 2 मुख्य घटक है। पहला घटक ये हल्दी है, ये आप ये देख पा रहे हैं, ये कच्ची हल्दी है। मतलब जब तक कच्ची हल्दी मिले आदमी को कच्ची हल्दी इस्तेमाल करनी है। कैंसर पेशेंट जो है उसको जितनी मात्रा में कच्ची हल्दी मिले, तो उन दिनों ये आप देख रहे हैं हल्दी की गांठें हैं, इनमें कैंसर करक्यूमिन तो होता ही है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी तो है ही है। ये इस तरीके की ताजा हल्दी आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची हल्दी, ये आप देखें। तो एक तो हल्दी, और दूसरा जो घटक है वो है नीम। ये आप नीम के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो नीम और हल्दी दोनों बराबर मात्रा में, मतलब बराबर मात्रा में इक्वल, मतलब इक्वल जो दोनों की मात्रा है वो लेनी है आपको। मतलब जैसे उदाहरण के लिए कि आपको अगर आप 10 ग्राम हल्दी ले रहे हैं तो 10 ग्राम नीम की पत्ती लेनी है, और उसमें आप ये नीम की टहनियां भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। इसको आपको बहुत बारीकी से ग्राइंड करना है। तो हल्दी और नीम दोनों बराबर मात्रा में मिला के इसकी गोलियां बना लेनी है, और आपको गीली मात्रा में, मतलब जब गोलियां सूख जाए तो इनको आप सुखा सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं है, परंतु अगर आप चाहें तो इनको हमेशा ताजा बना के गीली भी आप ले सकते हैं। परंतु आप अगर इनको बना के धूप में सुखा दें तो ये 3-4 दिन में अच्छी सी सूख जाती है। तो करीब गीली मात्रा की बात कर रहा हूं, गीली मात्रा में आप इसकी 2 ग्राम, मतलब करीब 2 ग्राम मतलब आपको प्रतिदिन लेनी है। 2 ग्राम बोल रहा हूं, ध्यान से सुन ले वापस। मतलब 1 टीस्पून में 5 ग्राम होता है, तो उसके आधे से भी कम हिस्सा, मतलब दोनों को मिक्स करने के बाद में, और जब ये सूख जाए तो 4 ग्राम,
पूरी सूख जाए, चूंकि उसमें औषधीय गुण जैसे जैसे सूखेगी तो मात्रा, उसमें औषधीय गुणों की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। तो सूखने के बाद में 2 गोली प्रतिदिन प्रातः काल भूखे पेट ठंडे पानी के साथ, ठंडे से मतलब सामान्य मतलब जो रूम टेम्परेचर का जो पानी है, जो स्टील के घड़े वगैरह में जो पानी होता है या आपके जो ताम्र पात्र में जो आप शाम को पानी रखते हैं उस टेम्परेचर का पानी। और अगर आप गुनगुना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें आपका जो गुनगुना पानी है तो सर्वोत्तम है, वरना आप सामान्य टेम्परेचर के पानी के साथ में हल्दी और नीम दोनों समान मात्रा में बहुत बारीक पिसे हुए जिनकी गोली बनी हुई, अगर गीली है तो पूरी एक मतलब 2 ग्राम की 1 गोली आपको लेनी है, और अगर सूख जाती है तो 4 ग्राम गोलियां आपको लेनी है, यानी कि सूखी हुई 2 गोली और गीली 1 गोलियां। अब ये काम कैसे करती है इसको समझे आप एक्चुअली। और जब सूख जाए तो फिर आपको सूखी हल्दी काम में लेनी है। ये जो आश्रम से जो आपको गांठ हल्दी मिलती है, ये गांठ हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्योंकि 4% करक्यूमिन होता है, ये आश्रम से आपको 1 किलो हल्दी का जो पैकेट है वो पैक किया हुआ बिल्कुल आपको मिल जाता है। तो जब गीली हल्दी नहीं हो तो उसके बाद में आपको ये जो गांठ हल्दी है, सूखी हुई हल्दी है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये काम क्या करती है, बेसिकली आपकी बॉडी की जितनी सेल्स हैं और आपकी बॉडी का जितना सर्वाइकल सिस्टम है, आपकी जो तंत्रिकाएं हैं जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह से लेके जाती है, तो आपकी जो एक्टिविटी है उसको फास्ट करने में हल्दी और नीम का दोनों का जो मिश्रण करके जब ये आप लेते हैं तो आमाशय में जाती है, और आमाशय से जब इसका रस बनता है तो ये आपके जो ब्रेन और मेरुरज्जु और किडनी और लीवर, ये जितने बॉडी के जो इंटरनल पार्ट है उनकी जो फंक्शनिंग है उसको फास्ट कर देती है। उसका जो फंक्शन है उसको बहुत तेजी से ये मतलब बढ़ा देती है। और ये जब तेजी से बढ़ता है फंक्शन तो फिर इसका कोई जवाब नहीं। मतलब आपकी बॉडी के अंदर रोग से लड़ने की जो कैपेसिटी है, अगर पहले से मान लो आपके पास अगर 20% कैपेसिटी के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल डायरेक्ट 40% पे आ जाते हैं। एक दूसरा, आपके जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, बिल्कुल शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि नीम और हल्दी की दोनों का मिश्रण की हुई गोली अगर आप लेते हैं, आयुर्वेद के कई पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र है, तो आपकी जो सोच है वो सात्विक होती है, आपकी जो थॉट्स है वो पावरफुल होती है, आपकी जो रोग से लड़ने की जो कैपेसिटी वो बढ़ती है। तो मैं पुनः आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने कैंसर के पेशेंट है, चाहे उनका किसी भी प्रकार का कैंसर हो, वो अपने 1 महीने की मतलब अब आप सूत्र समझ ले, फॉर्मूला समझ ले, आपको 35 गोलियां मतलब 1 महीने में 30 दिन होते हैं, सूखने के बाद में आपको डबल लेनी है, तो 25 दिन की डबल कितनी हुई 50, और 5 हुई गीली सिंगल। तो आपको हर बार 55 गोलियां हर महीने की बनानी है, और 5 दिन तक तो आप गीली लेते रहें, और 6ठे दिन से आप जो सूख जाने के बाद में डबल गोली आपको लेनी, मतलब 2-2 गोलियां लेनी है। सुबह भूखे पेट लेनी है, सामान्य गुनगुने पानी से लेनी है, और आप बिल्कुल इससे चमत्कारिक परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और कहीं हमने कम से कम 250 पेशेंटों पे तो नवग्रह आश्रम ने ये बिल्कुल ट्रायल की है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और जो जगी गुरु जो हैं ईसा फाउंडेशन के, वो पिछले 10-15 साल से ये बताते आ रहे हैं। और जितने भी प्राकृतिक चिकित्सक हैं, प्रकृति के तरीके से चिकित्सा करने वाले, वो सभी लोग इस बात के लिए हमेशा से कहते आए हैं। तो मैं भी आप लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि आप इस तरीके की औषधि अगर बना के लेते हैं तो इस कैंसर में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं।